एक क़यामत है जो आज पेशावर पर गुजरी है, गुजर क्या गई है, अब तक जारी है। और हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही शिद्दत का जो खुदकुश हमला है वो हुआ पेशावर पुलिस लाइंस के हवाले से। और उसके बाद वहाँ पे एक मस्जिद थी जहाँ लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आए थे, और ज़ोहर की नमाज़ के लिए मौलवी साहब ने जब तकबीर कहा तो उसी के बाद फ़ौरन ये धमाका हुआ। अब पहले ये बात हो रही थी कि प्लांटेड डिवाइस है या खुद कुछ हमला आवर है, लेकिन वो रबल इतना था कि जब छत ढह गई और उसके नीचे भी बहुत सारे लोग अब तक मौजूद हैं। क्या ये लाशें हैं या कोई ज़िंदा बचा है? अब तक 3 ज़िंदा होने की हमें मिल रही हैं मालूमात, लेकिन इस वक्त तक जो फिगर है वो 48 जो हैं वो शहीद हुए हैं। और 8 घंटे से ये जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है, बिकॉज आपको एक एक रबल के अंदर से काट के उसके बाद लोगों को बचाने के लिए बहुत केयरफुली आपको ये करना है। अब ज़ाहिर है वहाँ रोशनी की भी कमी है, लाइट्स भी लगा दी गई हैं। 150 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और 16 की जो है मालूमात आ रही हैं कि बहुत शदीद ज़ख्मी हैं और इनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। अब इस पूरे एरिया में बार बार कहा जाता है कि 3 पुलिस चेक पोस्टें थीं, 3 जगह से चेकिंग थी, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी थी। फिर क्यों ये लैप्स आया? अब कहा जा रहा है कि अंदरूनी हाथ भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं, और कोई हो सकता है कि कोई पहले से आकर यहाँ रह रहा हो और आज ये उसने कार्रवाई की हो। इस पर मज़ीद बात करेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। शहबाज शरीफ साहब जी पहुँचे हंगामी सूरत हाल को जायज़ा लेने के लिए, और आप भी थे साथ। ज़रा फरमा दीजिएगा सर, ये जो इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई है, आर्मी चीफ भी आपके साथ थे, तो 2014 में भी इसी तरह भागम भाग लोग पहुँचे थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त APS का हमला था। बच्चे जो थे उनकी तादाद 150 से ज़ायद थी, और उस वक्त एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। अब तक वो नेशनल एक्शन प्लान कैरी ऑन नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कसूर उसमें, पहले आप किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान को अब तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस बात से मुत्फिक नहीं हूँ। और क्योंकि ये भी हमारा एक कौमी अलमिया है, या एक हमारी जो है वो हमारा ख़ासा है कि हम जो है वो नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं और पॉजिटिविटी जो है वो हमें कम नज़र आती है। जी। तो मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ठीक है, हम जो कर सकते थे शायद हमने उतना नहीं किया, लेकिन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस कौम ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई 85,000 के करीब तो लोगों ने जो है वो शहादतें जो हैं वो दी हैं, और कोई तकरीबन कोई 150 अरब डॉलर का हम अपना नुकसान कर बैठे हैं। तो मामला ये है कि इसमें दहशत गर्दी का मुकाबला करने, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में कोई किसी किस्म की जो है वो कमी कोताही जो है वो नहीं की गई। लेकिन मामला ये है कि हमारे हमसाये में एक ऐसी सरज़मीन मौजूद है कि वहाँ पे जो है वो पूरी दुनिया आगे ज़ोर लगाती रही है, कामयाब नहीं हो सकी। अमेरिका जो है वो हज़ारों बिलियन डॉलर जो है वो ख़र्च करके जो है वो वहाँ से नाकाम हो के, बल्कि जो है वो दामत उठा के जो है वो वहाँ से उसे जाना पड़ा है। और हम उसके हमसाये में हैं, और उसके जो रिपरकशंस हैं, उसकी जो यानी फॉल आउट है वो हमारे ऊपर आ रहा है। और ये जो आज की सूरत हाल है, या जो कोई पिछले 2-3 महीने से ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो उसमें अगर हमारे हमसाये में वो सूरत हाल ना हो जो कि इस वक्त है, और जिसको मैं शायद पूरी सच्चाई और पूरी डिटेल के साथ इस वक्त उसके ऊपर बात करना भी शायद कौमी मफाद में ना हो, तो ये कभी भी हम इस सूरत हाल से दो चार नहीं हो सकते थे। तो इसलिए हमने जो हो सकता था वो शायद नहीं भी किया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है।
ठीक है। सर बता दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त टीटीपी ने जो जिम्मेदारी कबूल की है उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि उमर खालिद खुरासानी का हमने बदला लिया है, और ये आपको भी पता होगा कि सीटीडी अफसर थे जो अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उनको भी इस तरह से मारा गया था। उन्होंने बड़े ऑपरेशंस किए थे स्पेशली दाइश के खिलाफ। तो ये बड़े पिन पॉइंट होके, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको ही ज़ेर अताब लाया जा रहा है। जो भी हमले हुए हैं इस वक्त इतने ज़्यादा अवामी जगहों पर नहीं हुए हैं जितना ज़्यादा सिक्योरिटी, जो या तो पुलिस है या फिर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो इस वक्त बॉर्डर्स पर भी मौजूद हैं। मोहम्मद में भी हमने ये देखा, बाजोड़ में भी देखा। तो ये जो जा बजा हो रहे हैं, और हमें पता है कि अब तक काबुल हमें सिर्फ बातें ही कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि टीटीपी को हम रोक लेंगे, वो कोशिश जरूर कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो क्या वो मुआहदा अब तक कायम है, या आप समझते हैं कि काबुल और इस्लामाबाद को अब अलग अलग राहें बनाने ली चाहिए और उसके बाद अमन आएगा, या काबुल के साथ ही आएगा अमन? देखें, एक तो मैं आपसे भी, मैं ख़ुद भी, और मैं ये बात रिकॉर्ड पे लानी चाहूँगा कि देखें, पुलिस जो है, पुलिस केपीके की पुलिस लड़ रही है ना दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लड़ रही है तो वो निशाना बनी है। और आज भी पुलिस ही हदफ थी, और पुलिस के लोगों को ही उन्होंने जो है वो शहीद किया है, और वो मस्जिद जो है वो पुलिस लाइन की थी। तो मामला ये है कि पुलिस के जिस थाने पे जो है वो उन्होंने यरगमाल बनाया था लोगों को, तो फिर बाद में उन यरगमालों की ज़िंदगी को दाव पे लगा के उनमें से कुछ लोग शहीद भी हुए। तो उन दहशतगर्दों का कोई मुतालबा माना तो नहीं गया। उन दहशतगर्दों को, सबको जो है वो मासवाए उनके जिन्होंने हथियार डाले, सबको जो है वो हलाक किया गया। तो मामला ये है कि हर मामले में बजाय इसके कि हम ये इस बात को लेके बैठ जाएं कि जी वो यरगमाल बने क्यों थे, उन्होंने किसने कुताही की थी, कैसे कुताही की थी, तो फिर हुआ। लेकिन हमें इस पहलू को भी देखना चाहिए कि बाद में कितनी जुर्रत के साथ और कितना सर मेरा सवाल यही था। मैं तो आप नहीं सर, आप मेरे सवाल को समझे नहीं। मैं यही कह रही हूँ कि स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस को ही वो टारगेट कर रहे हैं, और वो वही सबसे वनरेबल हैं, और वही उन्हीं को मारा जा रहा है जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या अब लगता है कि काबुल के साथ इस्लामाबाद के मामला चल सकेंगे, या हमें एक नए मुआहदे की जरूरत है, या फिर काबुल के बगैर होना पड़ेगा? इसमें अगर आप मेरी ज़ाती राय लें तो मुझे नहीं लगता कि टीटीपी और टीटीए में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क है। और टीटीए की वजह से, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की वजह से टीटीपी को वहाँ पे एक ऐसा जो सेफ़ हेवन मैसर है कि वो जब ये देखते हैं कि यहाँ पे हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उनमें तेज़ी लाते हैं, और उनमें उनके लोग जो है वो, उनका नुकसान होता है, उनके लोग हलाक होते हैं, तो वो खामोशी से दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे जाके फिर तैयारी करते हैं, फिर तैयारी करके यहाँ पे आके जो है वो लोगों को टारगेट करते हैं और अपने जो है वो यानी हमले करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो, जबकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने ये हमारे साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जो है वो दहशतगर्दी का जो है वो बुनियाद या वहाँ से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ख़िलाफ़ तो वो इस्तेमाल हो रही है, और ये मामला जो है वो हम अफ़गानिस्तान हुकूमत से उठाया भी है, अब भी फिर उठाने जा रहे हैं। और ये हमारा हक है कि उस अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी भी ऐसे फ़र्द या तंजीम के इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए, या वो सेफ़ हेवन नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे इस तरफ आके दहशतगर्दी के वाक़यात में या कार्रवाइयों में मुलव्वस हो। लेकिन इसमें हमें कब कहाँ तक कामयाबी होगी और उनका क्या इसमें रद्द-ए-अमल होगा, उसके ऊपर उम्मीद तो की जा सकती है, करनी भी शायद चाहिए, लेकिन यकीन जो है ना ये करना मुश्किल है। और इसमें जो है वो कोई पेशरफ्त भी जो पिछले 6 माह गुजरे हैं ख़ास तौर पे, जिसमें उनको बार बार ये कहा गया है कि यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके ताने बाने जो हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उसमें कोई खातिर ख़्वाह जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई।
अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब ने अभी हफ्ता कबल ये फरमाया था कि 40,000 से ज़ायद कोई तालिबान फैमिलीज थी, उनको हमने वापस से सेटल करा दिया है, कोई फायर फाइटर्स थे उनको हमने टेम कर लिया है, फिर इस तरह की बातें कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, क्योंकि कहा जाता है कि वो मईशत के मामलात में तो वो बारूदी सुरंग बिछा गए थे। क्या ये कहना ठीक होगा राना साहब कि इमरान खान साहब ने टेररिज्म के हवाले से भी बारूदी सुरंग जो है वो भी यहाँ पर भी लगा दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा एकदम से फट गया है? कोई ऐसी पॉलिसी अपनाई गई है पिछले कुछ 6 माह के अरसे में जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब वहाँ पर कोर कमांडर थे? कहा जाता है कुछ लोगों को छोड़ा गया जिनको नहीं छोड़ना चाहिए था। इस पर कोई आपकी डिटेल में कोई मीटिंग में बात हुई है? देखिए, इसके ऊपर बात अब भी हुई है, इससे पहले भी होती रही है और उस वक्त भी होती रही है जब ये सारा मामला हो रहा था। दरअसल अगर मैं ये बात करूँगा तो फिर ये बात कही जाएगी कि जी आप तो हर बात की जिम्मेदारी उन पर डाल देते हैं। ये जो बंदा है, ये जो फितना है, इसने तबाह कर दिया है इस मुल्क को। मुआशी तौर पे भी इसने तबाह कर दिया है, अखलाकी तौर पे इसने तबाह कर दिया है। कोई करैक्टर नहीं रहने दिया है इसने कौम का। सियासी रवादारी का फुकदान कर दिया है। हम एक दूसरे के जो है वो सियासी मुखालिफ नहीं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हम आपस में सियासत नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो कत्ल के इल्ज़ामात, और यानी बात ये कहाँ तक इस आदमी ने पहुँचा दी है। ये जो मामला है दहशतगर्दी का, इसमें भी बेड़ा गर्क करने वाला यही इंसान है। ये तालिबान खान जो है, ये शुरू से इसने यही पॉलिसी अपनाई कि जी ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें जो है वो बातचीत करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। ये जो इसने बातचीत शुरू करवाई थी, उस बातचीत के नतीजे में उनको रास्ता दिया गया, उस बातचीत के नतीजे में उनके बंदे जो जहाँ पे कैद थे उनको छोड़ा गया। और ये उस बातचीत की नाकामी का, जो कि लोग ये कह रहे थे कि ये नाकाम होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया और अब ये वो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। सर, आज मीटिंग में कुछ तय हुआ है कि हम कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, या ये कहना कबल अज वक्त होगा, या कोई और मामलात पर कोई डेफिनेटिव कोई गुफ्तगू हुई है? कोई ऐसा कोई ऐसा मजबूत प्लान तरतीब दिया गया? नहीं, ऑपरेशन तो हो रहा है। अच्छा, मतलब बाज़ाब्ता जो जो है नहीं देखें, ज़रबे अज़ब टाइप का उस लेवल का, या नहीं? दरअसल हाँ जी, नहीं देखें बात ये है कि ज़रबे अज़ब या रद्दुल फसाद या रद्दुल फसाद जो अपना थे, उस वक्त ये था कि तालिबान ने जो है वो कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ था। उन्होंने वहाँ पे अपनी रिट कैंप की हुई थी, तो और वो मिक्सअप थे। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जनाब ये जो आबादी है या ये जो शहर है या कस्बा है, इसमें कौन तालिबान है और कौन जो है वो लॉफुल या लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है। तो इसलिए फिर लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, पूरी आबादियों को जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। अब इस वक्त जो है ऐसी सूरत हाल नहीं है। तालिबान की किसी इलाके में कोई रिट नहीं है, किसी इलाके पे उनका कोई जो है वो कब्जा नहीं है। रिट तो हुकूमत की भी वहाँ नहीं नजर आ रही ना, आपको पता है असेंबली भी तहरीर हो गई है, हुकूमत की भी कोई रिट नहीं है। अगर देख रहे हैं आप पेशावर के हालात तो आपको पता है जैसे असेंबली भी तहरीर हो गई है। नहीं, लेकिन नहीं वो रिट हुकूमत की तो हुकूमत तो अब रही नहीं है, लेकिन हमारी जो कहा जा रहा है ना, भत्ते दिए जा रहे थे, क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है कि भत्ते आया कि महमूद खान साहब? जी, मतलब मैं कह रही हूँ इनको काफी देर से ये बात से जी नहीं, उनका तो इस तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं था। उन्होंने सीटीडी को भी बड़ा जो है वो लो प्रोफाइल साइड पे ले गए थे। लेकिन मामला ये है कि अब आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी वो को ठिकाना कायम किया हुआ है या जहाँ कहीं वो अपनी कोई जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो IBOs यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, ये बड़े तसलसल के साथ हो रहे हैं। ये कोई शुरू करने वाली बात नहीं है, ये हो रहे हैं। आप आए दिन सुनते हैं कि हमारे जो है वो फौजी जवान जो है वो शहादतें जो है वो दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, दहशतगर्दों को गिरफ़्तार भी कर रहे हैं, उनको हलाक भी कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े ठिकाने जो है वो उनको जो है वो सर, लेकिन उसका ब्लोबैक भी तो आ रहा है ना, उसका ब्लोबैक भी तो आ रहा है ना सर, ये उसका ब्लोबैक भी तो आ रहा है। यही जो कार्रवाइयां होती हैं जैसे खौरसानी के ये जी बिल्कुल वो हो रहे हैं, तो ब्लोबैक आ रहा है ना। राइट,
यानी जब आप ब्लो बैक को आप अगर एक्नॉलेज कर रही हैं तो इसको भी एक्नॉलेज करें कि वो ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैं एक्नॉलेज कर रही हूं सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो फुल फ्लेज कहा जाता है, क्योंकि अब इलेक्शंस भी होने हैं 90 दिन में, आपको लगता है कि आपको नजर आ रहा है, क्योंकि गुलाम अली साहब भी 2 रोज कबल ये कह रहे थे कि इकोनॉमी को पहले बेहतर करना है, फिर अमन के ऊपर फोकस करना है, इलेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है इस वक्त इलेक्शंस हो जाएंगे? क्या इस पर कोई बात हुई है कि 3 माह का जो पीरियड दिया गया है, जो आइन कहता है 90 दिन में, क्या आपको लगता है ये डामाडोल होगा? देखिए, ये आज की सूरत हाल, जो आज का वाक़या हुआ है, इसको तो देखना होगा, क्योंकि ये तालिबान जो हैं या दहशतगर्द जो हैं, इन्होंने बाज़ सियासी जमातों को वो बड़ी बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं, उनकी क़यादत के मतलब बात कर रहे हैं, और बाकायदा वो धमकियाँ जो है वो खुलेआम दे रहे हैं, और बाज़ को वो नहीं कर रहे। बाज़ के मतलब उनका भी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कैसे होगा? अगर कल को खुदा ना खासा किसी सियासी गैदरिंग में किसी एक जमात की 1 या 2 गैदरिंग में इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, तो फिर किस तरह से जो है वो इलेक्शन आगे बढ़ सकेंगे? ये सूरत हाल जो है वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या एक ऐसी सूरत हाल मुस्तहकम सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी कि कम से कम इस किस्म के वाक़यात ना हो और फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो। ठीक है सर, कल एक धमाका आवाम पर भी किया गया है, जैसे आपको भी पता होगा, इल्म होगा, 35 रुपए पेट्रोल डीजल में फौरी तौर पर इजाफा, ये आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में आ सकता था। ये गलत पॉलिसी सर किसके सर डाली है, डार साहब के या मिफ्ता इस्माइल साहब के? लेकिन इसका खमियाजा तो बहरहाल आवाम भुगतेगी। और अब तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर भी आप देख रहे हैं कि 270 से ऊपर तजावुज़ कर रहा है। तो ये मामला कहाँ जाके थमेंगे? इसके ऊपर एक टेररिज्म का, जो दहशतगर्दी का मामला है, वो भी आपके सामने है। ये किस तरह से आप निकल पाएंगे? नहीं, तो इसका जिम्मेदार वो बदबख्त इमरानी टोला है जिसने वो वायदा किया IMF का। ये कीमत को हमने अपने शौक से बढ़ाई है, ये IMF ने बढ़वाई है, और हमें जो है वो स्ट्रेंगुलेट करके जो है ना वो हमारा गला पकड़ के जो है वो हमारे से बढ़वाई है। ये डॉलर जो आज़ाद करवाया ये IMF ने करवाया है। उसकी वजह यह है कि ये वो जो मुआहदा है ये करके गया, उसमें ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं कि आपने जो है वो सारी सब्सिडी जो है वो गैस से भी ख़त्म करनी है, बिजली से भी ख़त्म करनी है, डॉलर को भी जो है वो आज़ाद करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस मुआहदे में जो IMF के साथ हुआ था, और इन्होंने किया था, हमने नहीं किया, लेकिन वो शराइत पूरी करनी जो है वो हमें पड़ रही है। इन्होंने पहले मुआहदा किया, उसके बाद उसको तोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं किया, उसको मुअत्तल कर दिया। हमने तो पूरी कोशिश की है ये पिछले 2.5-3 माह कि हम अपने दोस्त ममालिक से जो है वो मदद लेके, तो हम IMF का जो है वो ये जो यानी बम जो आवाम के ऊपर गिराने वाली बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये बम भी गिरा है, तो इससे जो है वो हम बच जाएं, इस तबाही से जो है वो बच जाएं। लेकिन क्या किया जाए? दोस्त ममालिक ने भी सारे वादे करके, 9 बिलियन का वादे करके, बाकी वादे करके उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बिल्कुल हम सारा कुछ देने को तैयार हैं, देंगे, लेकिन आप IMF से मुआहदा करें। तो ये फिर उस मजबूरी की वजह से आके जो है ये IMF की शराइत पूरी की गई है, ये हमने नहीं ये कीमतें बढ़ाई, ये IMF ने बढ़वाई हैं, और उस मुआहदे की वजह से बढ़ानी पड़ी हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा राना साहब कि इस वक्त जो आपको अगला इलेक्शन नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि नया चैलेंज जो आपका होगा वो टेररिज्म होगा, या इमरान खान साहब होंगे, या महंगाई होगी? नहीं, अगला जो है वो यानी चैलेंज जो है, ये दोनों चैलेंज होंगे। एक तो इकॉनमी, मुआशी जो हमारी सूरत हाल है, इसका इस्तेहकाम अगले इलेक्शन से पहले बड़ा ज़रूरी है। केयर टेकर सेटअप के हवाले आप मुल्क को करें, और 30 दिन बाद पता चले कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। और दूसरा दहशत गर्दी, ये आज के वाक़े के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ, इससे पहले हमारा ये ख्याल था कि शायद जो इक़दामात हम कर रहे हैं उससे कोई सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन आज के वाक़े ने जो है वो हिला के रख दी है। ठीक है, ये बता दीजिएगा राना साहब कि इस वक्त मामला सिर्फ इलेक्शंस का नहीं है, सिर्फ इस महंगाई का भी नहीं है, इस वक्त टेररिज्म भी आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है सर उठा रहा है। ये जो मामलात आपको लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जिनको कहा जा रहा है जी आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब, फ़ारूक हबीब साहब, फिर परवेज़ इलाही साहब के जो सर्वेंट हैं या जो भी उनके काम करने वाले, वो उनके खिलाफ ये केसेस सर बेबुनियाद हैं। फवाद चौधरी साहब के बारे में तो आपका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आ गया है।
क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये रिमांड पे रिमांड उनको कुछ हासिल हो रहा है? क्या आपको ये सिर्फ इमरान खान साहब के अरेस्ट तक मामले को लेके जाना है या सिर्फ इनको चुप कराना है? क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं देखे, ये देखे सना बुच्चा साहबा जी सर। ये नहीं, अगर तो हम झूठे केस बनवाएं, किसके खिलाफ झूठा केस ना मिले तो हम उसके ऊपर हीरोइन डाल दें, मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों फलां पकड़ा जाएगा और वो पकड़े जाएं, 90 दिन का रिमांड कटवाएं, उसके बाद साल जमानत ना हो, तो फिर तो आप ये बात कहें और हम उसके सजाबार हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने दी है वो स्टेटमेंट सारी दुनिया के सामने दी है, उस स्टेटमेंट से वो इनकारी भी नहीं है, और उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त देते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, जो कि 22 ग्रेड के जो है वो ऑफिसर हैं। आप मुझे बताएं कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर सकती थी? मुकदमा दर्ज करने के बाद फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया है, अदालत उसका रिमांड दे दे, जमानत ले ले, खारिज कर दे, जो उसको जो है वो जेल भेज दे। अब इसमें हुकूमत का इसमें कहाँ से इंतकाम आ गया? फारूक हबीब साहब पर डकैती का मुकदमा सर, फारूक हबीब का डकैती के ऊपर मुकदमा फारूक साहब के ऊपर। नहीं, कोई डकैती का मुकदमा नहीं है। जो उसने पुलिस को रोका है वो आपके सामने, वीडियो आपके सामने चल रही है, या तो आप कह दें कि वो वीडियो जो है वो जाली है। राणा साहब, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं कि इंतकामी कार्रवाई का आप सबसे बड़ा निशाना रहे हैं। सवाती साहब ने जो बात की थी, कोई उससे इनकार कर सकता है कि उन्होंने ये बात नहीं की थी? यानी जो देखे ना, मैं एक बात करता हूं और वो बात जो है वो काबिल दस्तअंदाजी है और मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने की है, तो उसके ऊपर अगर मेरे खिलाफ सिर्फ उसी बात का मुकदमा बने और मुझे अदालत के जो है वो सुपुर्द किया जाए, तो फिर ये वहां पे इंतकामी कार्रवाई कैसे आ गई? अच्छा, ये फरमा दीजिएगा राणा साहब कि आप अभी 2 हफ्ता रहकर भी आए हैं लंदन में, आप मरियम साहिबा से भी मुलाकात हुई, मरियम साहिबा भी वापस आ गई हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी में क्या ताखीर है? क्या कोई सर्जरी है जो होनी है, या अभी तक उनके डॉक्टर्स ने बताना है? क्योंकि आप कहते थे नवाज शरीफ साहब खुद डिसाइड करेंगे, अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मेरी पार्टी डिसाइड करेगी। अब इसमें भी 2 राय पाई जाती है कि आपकी पार्टी की भी 2 राय हैं, इसमें से बता देखिए। नहीं, बिल्कुल कोई 2 राय नहीं है इस बारे में। जो है वो सारी उनके साथ जो है वो बात हुई है। देखें, कोई भी आदमी को प्रॉब्लम हो उसके 2 ही हल होते हैं, एक तो सर्जरी होती है और दूसरा मेडिसिन से ये भी जो है वो क्योर हो जाता है जी। तो मियाँ साहब बिल्कुल उनकी वो सर्जरी जो है वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड थी और डॉक्टरों ने अवॉइड किया और उनका जो है वो मेडिसिन के ज़रिए से जो है वो ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया। उसमें उनको काफ़ी अफाका है, लेकिन बहरहाल उनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है और डॉक्टर उनको एहतियात का कह भी रहे हैं, वो करते भी हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि पार्टी ने उनको अपनी जो है वो ज़रूरत से, अपनी सबमिशन से कन्वे कर दिया है कि इलेक्शन में उनकी ज़रूरत है, इलेक्शन में वो आएँ, आके वो आवाम के साथ बात करें और आवाम को जिस सूरत हाल से गुज़रना पड़ रहा है, जिस सूरत हाल से गुजारा जा रहा है, उसके मतलब वो लोगों को एतमाद में लें और लोग उनके ऊपर एतमाद करेंगे। तो ये उन्होंने वादा किया है कि बिल्कुल ठीक है, मैं आऊँगा। तो इसमें डेट का ऐलान तो वो ख़ुद करेंगे और अगर इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाता है तो वो बहुत जल्द आ जाएंगे। अगर थोड़ा इलेक्शन लेट होता है तो हो सकता है फिर उनका प्रोग्राम भी थोड़ा कुछ 4 दिन आगे हो जाए। अच्छा, मरियम साहिबा का भी यही प्लान था कि वो अब जगह जगह जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगी, वहाँ पर ज़ाहिर है जलसे भी करेंगी, लोगों से बातचीत भी करेंगी। लेकिन अब इन हालात में जब 35 रुपए अचानक पेट्रोल, यानी आप ये समझ लें कि इलेक्शन की तैयारी में जो है वो फेज़ 1 जो है वो मरियम नवाज साहबा अगले 1-2 दिनों में शुरू कर रही हैं। और सर, आपको लग रहा है कि उनको एक अच्छा वेलकम मिलेगा? क्योंकि ये महंगाई जो है उनके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। मियां साहब तशरीफ ले आएंगे। ये महंगाई उनके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। एकदम से 35 रुपए बढ़ा दिए गए जिस दिन वो आई है उससे अगले दिन ही, तो आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा अभी ब्लो बैक आवाम का भी आएगा? मेरा ख्याल है कि हम क्योंकि पार्टी के पास जा रहे हैं, पार्टी की जो है वो हम तंजीमी मीटिंग्स कर रहे हैं, पार्टी के हम कारकुनों को मिल रहे हैं और पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें इस तरह का कोई ब्लो बैक वाली सूरत हाल तो नहीं होगी। लेकिन लोग बात ज़रूर करेंगे, लोग ज़रूर इस बात के ऊपर गिला करेंगे और लोग ये कहेंगे कि हमें इस सूरत हाल को
जो है वो बेहतर करने की कोशिश की जानी चाहिए। लोगों की राय आनी चाहिए, लोगों की राय हमें सुननी चाहिए और हमें पूरा इदराक होना चाहिए कि इस वक्त हमारे कारकुन, हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो विजिट्स होंगे बड़े यूज़फुल होंगे। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट में ले गई है मामला, ये आपको पता है मोहसिन नकवी के हवाले से, जो इंटरिम सेटअप के लिए चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उसके हवाले से भी पीटीआई का एक केस बिल्ड हो गया। आपको लगता है कि कोई खातिर ख्वाह कामयाबी होगी उनको वहाँ? आपको पता है कि आईनी प्रोसेस बिल्कुल फॉलो हुआ है, लेकिन क्या कोई आपको लग रहा है इसमें कोई फॉल आउट हो सकता है? देखें, पिछली दफ़ा जो है वो इसी तरह की सूरत हाल थी और हसन अस्करी साहब जो टीवी पे बैठ के एक प्रोग्राम में हमें रोज़ वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुखालफाना गुफ्तगू किया करते थे। तो जब उनका चॉइस हो गया तो हमने तो कोई अदालत में नहीं लेके गए कि जी ये आदमी तो हमारा मुखालफ है, ये सर आप हमारे इमरान मुखालफ खान जो तो है वो नहीं है ना रोज़ बैठ राणा के साहब, बात आप करता है। इमरान खान तो नहीं बन सकते। तो बस फिर बात यह है कि इमरान खान ने तो सारी ज़िंदगी ये कुछ ही करना है, उसने किसी बात पे भी मुतफिक नहीं होना। वो तो इलेक्शन पे भी मुतफिक नहीं होगा। ये कहता है कि ये इलेक्शन हो जाए तो ये मसले का हल है। नहीं, इलेक्शन जो है वो एक और मसले का वो पैदा 70 करेगा अरब रुपए और वो लगेंगे मसला सर, ये होगा 70 कि अरब फिर रुपए इसको लगेंगे इलेक्शन का ये। रिजल्ट काबिल कबूल नहीं सर होगा। इस इकोनॉमी में, इस जी बिल्कुल ब्रेकडाउन ऐसे में, ही है। मेल्टडाउन में 70 अरब रुपए हम खर्च कर सकते हैं। और सर ये हो सकता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में ना असेंबली के इलेक्शंस कराएं लेकिन पंजाब के इलेक्शंस करवा लें, क्या ये मुमकिन है या नहीं साथ ही होंगे? देखें, ये फैसला जो है ये चीफ इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ठीक है, ये फैसला ना हमने करना है, ना फैसला ये खान साहब ने करना है। ठीक है, ओके सर। लास्टली बस सिर्फ वो क्लैरिटी बता दीजिएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अंदर से सहूलतकारी मिली है दहशतगर्द को। आज जो धमाका हुआ है उसमें आपकी क्या सर इसमें है पॉइंट? नहीं, देखें, ठीक है, अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। लेकिन वो जो आईजी साहब ने बात की है, जी, उन्होंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया है। उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नहीं उन्होंने कहा कि अंदर से सहूलतकारी मिली है या उन्होंने किसी की निशानदेही कर ली है या उन्होंने किसी को पकड़ लिया है। कोई ऐसी बात वहाँ पे जो मैंने सुना है तो मुझे तो ऐसी कोई बात समझ नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि इस बात का इम्कान हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में वो जो खैबर पख्तूनख्वा में की जो पुलिस की नफरी लगी हुई थी जमान पार्क में, वो वापस पहुंच गई खैबर पख्तूनख्वा? जी बिल्कुल, वो तो वापस होगी। जो उनकी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनकी जो इंटाइटलमेंट है वो इंशाल्लाह रहेगी उनके साथ। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। राना सनाउल्लाह साहब हमने ज्वाइन किया यहाँ पर। लेंगे वक्फा आएंगे तो उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि मुल्क की मईशत और मुल्क की सियासी जो मामलात होते हैं वो ज़रूर एक दूसरे के साथ उनका चोली दामन का साथ है, लेकिन क्या वाकई हम मईशत के फैसलों में सियासत को निकाल सकते हैं या नहीं, इस पर बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू गूंज। आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू अब बिफोर द ब्रेक सुनी। अब हम ज़रा एक दूसरे धमाके की तरफ आते हैं। जो एक धमाका तो पेशावर में, वो एक धमाका जो 35 रुपये पेट्रोल और डीजल की प्राइस में इजाफा किया गया, ये भी कौम के लिए और आवाम के लिए बहुत ही एक हौलनाक किस्म का धमाका था। मज़ीद महंगाई भी आएगी, ये ज़ाहिर है IMF के साथ मुआहिदा हो चुका है। अब वो जितना मर्जी PTI को ब्लेम करें, लेकिन करने वाले तो इस वक्त वही हैं, नून लीग वाले। इनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ेगी। फिर यही कहा जाएगा तो एतमाद क्यों लाए थे उस वक्त, ना लाते। इनको अपने पास देखने देते थे कि कितना इनके पास तरीक़ेकार हैं इकॉनमी को संभालने की। लेकिन खैर, अगर दिवालिया से बचाने की नीयत थी तो चलें नीयत के मार्क्स दे देते हैं। यूसुफ नज़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, इकोनॉमिस्ट भी हैं और ऑफ कोर्स एक्सपर्ट भी हैं इस मामले में। तो यूसुफ नज़र साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक बड़ा नॉन इकोनॉमिक ज़ाहिर बैकग्राउंड है, तो मैं थोड़ा सा आपसे एक सादा अल्फाज में बात करना चाहूँगी। क्योंकि ये बड़ा कहा जाता है कि जो मईशत है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है आपकी सियासत से, कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी तौर पर भी इस्तेहकाम होगा। लेकिन जहाँ पे मईशत के कुछ बहुत फैसले जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो करने के लिए आपको थोड़ा सा सियासत से निकलना भी पड़ता है, सियासत को मईशत से निकालना भी पड़ता है। तो दिस इज़ अ वेरी प्रिकेरियस बैलेंस। आप समझते हैं कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ज़ाहिर है कश्मीर के साथ मामलात हो तो हम इंडिया के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। फिर बहुत सारी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ऑन डिफेंस, एजुकेशन, हमारी बहुत सारे ऐसे देरीना काइंड ऑफ फैसले हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप समझते हैं सियासत को निकलना पड़ेगा अगर मईशत में बेहतर फैसले करने पड़ेंगे तो?
देखिए, कुछ मामलात में तो सियासत को निकलना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हालत है, जी। अगर सियासत को नहीं निकाला तो मईशत तो डूबेगी, साथ साथ में बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। हम्म। तो इस वक्त तो मैं यही कहूंगा। और दूसरी बात, ये जो बात लोग करते हैं सियासी इस्तेकाम की या अदम इस्तेकाम की, ये 5-10 साल में लॉन्ग टर्म में तो बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ये बात जो है मैं नहीं समझता कि हम अप्लाई कर सकते हैं। कि जो आज जो हो रहा है उसका ताल्लुक बराह रास्त उन फैसलों से है जो पिछले 8-9 महीनों में किए गए। ओके, आपका क्या अंदाजा है सर कि अब आपने कहा था महंगाई आएगी, आप क्या फैक्टर्स देखते हैं जो आप 9 माह की बात करें, इनमें आप कुछ फैक्टर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं जो कि एक्चुअली आपको ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने तकरीबन 2 महीने लगा दिए जो जिस बात पे ये इमरान खान को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और वो ये थी कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, इमरान खान ने कम कर दिया, तो फिर मालियाती खसारा बढ़ गया और मुश्किलात पैदा हो गई और आईएमएफ हमसे नाराज हो गई। लेकिन इन्होंने खुद भी जो है 2 महीने लगाए, और उसकी जिम्मेदारी जो है इनकी सीनियर तरीन क़यादत पे जाती है। इसलिए कि मेरी तो ये मालूमात हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये करना चाह रहे थे, लेकिन इसकी मुखालफत जो है उनके जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने की। तो ठीक। उसके जिम्मे और उसी उसी 2 महीनों में जो है हमारा जो मालियाती खसारा था वो तकरीबन 200 अरब रुपए से बढ़ गया था। ठीक। तो उसके बाद जो है हालात जो है यकीनन फिर खराब होते चले गए। और जब थोड़ी बेहतरी आई थी सितंबर के महीने में, तो फिर उस वक्त इन्होंने पता नहीं क्यों ये फैसला किया कि इसाक डार साहब को वापस लेके आ जाएंगे। और उसके बाद जो हुआ है वो तो आपके सब सामने ही है और हम इसको देख रहे हैं। सितंबर में जो सितंबर इसाक डार से वो आ गए, लेकिन आप उनको उनकी नीयत के मार्क्स देना चाहेंगे कि उन्होंने, आई एम श्योर उन्होंने कोशिश तो पूरी आई थिंक मेहनत से की होगी कि उन्होंने ये फैक्टर्स मतलब को फोकस करके कि ये, मगर हाँ आईएमएफ के आंखें आंखें दिखाना और उनसे हमें कौन होता है बताने वाला आईएमएफ के, हम क्या करें, हम डॉलर को कितने पे रखें। लेकिन जाहिर है दिस हैज हैड अगेन अ ब्लोबैक इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। तो ये 2 माह वो जो मिफ्ता इस्माइल साहब को फैसला नहीं करने दिया गया और जो डार साहब करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, करना नहीं चाह रहे थे, ये मामला, ये जो 4 महीने का मामला है, तो आपको लगता है ये गड़बड़ है? ये भी गड़बड़ है, लेकिन उससे एक बहुत और भी बड़ी बात है जो मैं काफी तकरीबन 1 साल पहले भी कह चुका हूँ। जी। और वो ये है कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबके हैं, जिसमें तकरीबन सभी शामिल हैं, ये पूरी तरह से समझने में नाकाम रहे कि इस दफा इस बहरान में हमारे जो दोस्त ममालिक भी शामिल हैं और बैरूनी दुनिया भी, वो उस तरह से हमारी मदद नहीं करेंगे जैसे उन्होंने पहले की थी। अब इसकी मैं फिलहाल तफसील में नहीं जाऊंगा, आपके पास वक्त कम है, लेकिन ये बहुत बड़ा जो था, मैं समझता हूँ मिस कैलकुलेशन थी। और मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि इसाक डार साहब ने अपने वापस आने के बाद भी, जबकि ये बड़ा वाजे हो गया था कि हमारी मदद साफ तौर पे मैं कहूँ चाइना और सऊदी अरेबिया उस पैमाने पे नहीं कर रहे हैं जिसकी हमें तवक्को थी, तो वो फिर किस बुनियाद पे और किसके भरोसे पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये मेरी समझ से बाहर है। सर ये तो बात है कि जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत मुतासिर थी, वो जो आखिरी कुछ माह थे इमरान खान साहब के, वो कुछ ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर चुके थे आई थिंक कि दोनों चीन और दोनों ही सऊदी अरेबिया नाराज थे। लेकिन इस मामले में जो आई थिंक बाजवा साहब ने रीडिंग की होगी कि इनको ले आओ तो मामला बेहतर हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपको फॉल्ट लगती है? जी, मुझे तो फौर लगती है, इसलिए कि मैंने कई मरतबा लिखा भी और टेलीविजन पे भी कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो मेरा जैसा आदमी जो बाहर बैठा हुआ है, ना हुकूमत में है, वो भी ये बात कह रहा है, तो इन लोगों को तो ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए था कायदे के लिहाज से। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि इसको तो मैं स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कहूंगा। और अब देखिए उससे जाहिर होती है कि पिछले चंद हफ्ते महीनों में, मतलब ये महीने में, ये फिर भाग भाग के जो हैं वो गए हैं सऊदी अरब भी, यूएई भी, अभी जो है पिछले ही हफ्ते मेरे ख्याल से इसाक डार साहब गए कतर। तो ये जो भागदौड़ जो है, बिल्कुल ही जब क्राइसिस जो है समझ लीजिए काबू से बाहर हो गया, ये जो लास्ट मिनट जिसे कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट्स, ये जाहिर करती हैं कि इन्होंने ये इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं थे। सर अगर इमरान खान साहब का टेन्योर कंटिन्यू करता और अगर अदम एतमाद ना आता, तो आपको लगता है हालात इस नहज पर पहुंचते या इससे बुरे होते?
देखिए, ये कहना तो पूरा एक रेव्यू के साथ बहुत कहना मुश्किल है। लेकिन जो हकीकत यही है कि अगर यकीनन इनकी में एक जो सख्त फैसले करने में एक और फैक्टर भी रहा है, जी। और वो ये है कि हम जो है इसकी बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, और फिर वो ये तवक्को करते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है आगे बढ़ के उनकी मदद करेगा। फिर जो है इनकी डिस्ट्रैक्शन इस बात पे हो गई कि अब अगला चीफ कौन आएगा। तो इन सारे मामला से इन्होंने पूरी तरह उन सारे जिस तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी। तो इसीलिए तो इसको नजर मैं साहब, तो लेकिन कहूँ उनका कहना यह है कि जब वो आए थे अदम एतमाद में, जब लोग न्यूट्रल हो गए थे और वो आए थे, अदम एतमाद कामयाब हो गया था, तो उनको यही कहा गया था कि फौरी इलेक्शंस करने हैं। फिर ये नवंबर वाला मामला जो है वो स्प्रिंग अप हुआ। जाहिर है कि फिर किसी की भी तैयारी नहीं थी। तो आप समझते हैं इसमें कोई वजन है बात में? देखिए, तैयारी की बात नहीं है कि पहले जो है जब जो 2 महीने का जो डिले हुआ था ना, वो बड़ा बड़ा अहम डिले है ओके, शुरू में। ठीक है, ठीक है। और इसलिए कि जब 9 अप्रैल को ये हुआ है, फिर अप्रैल के आखिर में उस वक्त के वजीर खजाना मिफ्ता साहब गए वाशिंगटन। उनकी जो है बड़ी पॉजिटिव बात हुई थी। उसके बाद जो है देर लगी है। सर, उसमें तो डॉलर मैं को कितने पे ब्रेक लगने के आप आसार देख रहे हैं? कितने पे ब्रेक लगेगी डॉलर को? देखिए, इसका दारोमदार इसी बात पे है कि आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात कैसे चलते हैं, और उनका जो एग्रीमेंट मैं तो दुआ ही करूंगा कि वो हो जाए जल्दी। कब होता है ओके। इसमें जितनी ताख़ीर होगी, फिर हम उस वक्त जो है और जो है गैर यकीनी कैफियत बढ़ेगी, और फिर उसमें ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल तो अब देखिए कल आईएमएफ कमीशन जो आ रहा है वो कैसे प्रोग्रेस करता है। सारी सर, जैसे व्हाट कहते हैं टाइमिंग, व्हाट परफेक्ट टाइमिंग कि यहाँ पे खुद कुछ हमला भी हो गया है और अब हमारे डिफॉल्ट के भी चांसेस बड़े वो रोशन है। सर, डिफॉल्ट तो इस मुल्क में बड़ी दफा होने वाला था बच जाता है। तो इस बार क्या खतरा वाकई सच है? और आपको लगता है ये हुकूमती अखराजात भी इनको भी देखने की जरूरत है? बिकॉज अगर आपके पास ये हालात हो इकोनॉमी का, तो आप 77-78 लोग काबीना में तो नहीं बनाते ना। काबीना तो 77-78 की नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल सही कह रही। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया। ये बात गलत है। पाकिस्तान ने 1998 में डिफॉल्ट किया था। ओके। ठीक है ना? तो वो तो खैर अभी भी जो है हमने जो बहुत सारी अदायगियां जो हमें करनी थी, हमने ठीक है बॉन्ड पे कर दी, लेकिन जो दूसरी जो अदायगियां हैं वो हमने अभी नहीं की हैं। तो डिफॉल्ट क्या होता है? वो ये कि अगर कोई पेमेंट ड्यू है किसी डेट पे, आप नहीं करें तो वो डिफॉल्ट ही कहलाता है। पेशावर में जो क़यामत गुजरी है और जो लाहिकीन अब तक अपने प्यारों के लिए कोशा हैं कि क्या वो जिंदा हैं, क्या वो रबल के नीचे से जिंदा निकल आएंगे या नहीं निकल आएंगे। ऑफ कोर्स ये बड़ा पेनफुल मामला है। हम कोशिश करेंगे कि वाकई आपको अपडेटेड रखें, लेकिन साथ साथ दुआएं भी सब करते रहें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक्त है ये उन फैमिलीज़ के लिए। और जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त महंगाई का भी एक तूफ़ान है। एक बम हम पे कल भी गिरा है, 35 रुपए का पेट्रोल। अब IMF की टीम आने वाली है कल, उसके बाद जो वो 10 दिन यहाँ रहेगी, उसके बाद क्या फ़ैसला करती है, इस पे ही तमाम दारो मदार है पाकिस्तान की मईशत का। जहाँ तक दहशतगर्दी का हवाला है, वहाँ पे जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि उनकी ज़ाती राय में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम अगर काबुल की तरफ देख रहे हैं हमें बचाने के लिए, तो हमें वहाँ से शायद बचाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और अपने फ़ैसले खुद करने पड़ेंगे। इसका ब्लो बैक तो आएगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। वी विल सी यू टुमारो।